हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 10 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग भारत और विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किन देशों के समूह से होकर गुजरती है? ब्राजील, भारत, मालदीव, भारत, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, मालदीव, केन्या, युगांडा। देखिए, भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश या फिर इक्वेटर लाइन या विषुववृत्त के नाम से जाना जाता है, तो ये विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। अभी मैं आपको मैप पर दिखा देता हूं कौन कौन से वो देश हैं। ठीक है, ये रही आपकी इक्वेटर लाइन यानी भूमध्य रेखा, और ये रहे आपके 13 देश। ठीक है, इसमें एक तो आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पे 3 देश आ जाते हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राजील। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ पर 7 देश आ जाते हैं, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोमे, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा, सोमालिया। दक्षिण एशियाई देशों में मालदीव आ जाता है, इंडोनेशिया आ जाता है और किरिबाती आ जाता है। तो आपके जो विकल्प में दिए हुए हैं, आपके विकल्प में दिया गया है, एक तो युगांडा दिया हुआ है, युगांडा है, इसके अलावा केन्या दिया हुआ है और मालदीव दिया हुआ है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा पहले का डी वाला, यानी मालदीव, केन्या और युगांडा। दूसरा प्रश्न है आपका, प्राचीन गोंडवाना लैंड नामक बृहद स्थल भाग में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भूभाग शामिल था या शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत या उपरोक्त सभी। देखिए, कार्बोनिफेरस युग के दौरान पृथ्वी एक एकीकृत भूभाग था और इसे पेंजिया नाम दिया गया है। यानी कार्बोनिफेरस युग जो है ये 359 से लेकर 299 मिलियन वर्ष पूर्व रहा है, और उस समय पूरी पृथ्वी पर केवल एक विशाल भूखंड था। जिस प्रकार से आज की डेट में आप लोग अलग अलग महाद्वीप या छोटे छोटे द्वीप देखते हैं, उस तरह के द्वीप नहीं थे, उस तरह के महाद्वीप भी नहीं थे। पूरा एक विशाल भूखंड था जिसको पेंजिया नाम दिया गया है। और पेंजिया के चारों ओर जो महासागर बह रहा था, इसको अल्फ्रेड वेगनर ने पेंथलासा का नाम दिया है। इसको अल्फ्रेड वेगनर ने पेंथलासा का नाम दिया है। अब देखिए, बाद में क्या होता है, कालांतर में ये होता है कि महाद्वीपीय प्रवाह की वजह से पेंजिया उत्तरी और दक्षिणी में डिवाइड हो जाता है। यानी पेंजिया उत्तरी और दक्षिणी में डिवाइड हो जाता है। इसके उत्तरी वाले पार्ट को लॉरेसिया का नाम दिया गया है, और वहीं दक्षिणी वाला जो पार्ट है इसको गोंडवाना का नाम दिया गया है, यानी इसको गोंडवाना लैंड बोला गया है। कालांतर में सेम प्रोसेस फिर से हुई है, यानी महाद्वीपीय प्रभाव की वजह से जो लॉरेसिया है या गोंडवाना लैंड है, लॉरेसिया उत्तरी पार्ट है और गोंडवाना लैंड दक्षिणी पार्ट है। आगे चलकर गोंडवाना लैंड जो है कई अन्य भूभागों में डिवाइड हो गया है, जिन्हें वर्तमान में दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जाना जाता है। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ये सभी किसके पार्ट हैं? प्राचीन गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करते हैं? वनस्पति के प्रकार, औसत वर्षा, समुद्र से निकटता, अक्षांश, ऊंचाई। आपको कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने के लिए 6 प्रमुख कारक उत्तरदायी होते हैं, और देखिए, इनको याद करने का एक सिंपल सा पैटर्न है। हो सकता है वो मुझे सिंपल लगता हो, आपको सिंपल ना लगे, तो आप कोई और पैटर्न बनाकर याद कर सकते हैं। तो ये पैटर्न है आपका लो वर्ण। मैं अभी इनका मतलब बता दूंगा। एल का मतलब होता है लैटिट्यूड, यानी कि अक्षांश। तो अक्षांश आपके विकल्प में दिया हुआ है। ओ का मतलब होता है ओशियन करंट, यानी कि महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं आपके ऑप्शन में नहीं है। डब्ल्यू का मतलब है विंड्स एंड एयर मैसेज, यानी पवनें और वायु राशियां, वो भी ऑप्शन में नहीं है। ई का मतलब होता है एलिवेशन या फिर अल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई। तो ऊंचाई आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। आर का मतलब है रिलीफ या फिर टोपोग्राफी, यानी उच्चावच या स्थलाकृति, वो भी ऑप्शन में नहीं है। एन का मतलब है नियरनेस टू वाटर, जल से निकटता या फिर
समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। तो यहाँ पर तीसरा वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रमुख कारकों में आपके यही 3 प्रमुख कारक हैं जैसा कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तीसरे का बी वाला, केवल 3, 4 और 5। चौथा प्रश्न है आपका, ऋतु प्रवास पद का अर्थ है यायावरों का प्रवास, लोगों के साथ पशुधन का मौसमी आवागमन, पक्षियों का मौसमी प्रवास, रोजगार के लिए लोगों का पलायन। ऋतु प्रवास निश्चित ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन चरागाहों में पशुधन के साथ लोगों के मौसमी प्रवास को दर्शाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसका मतलब है कि गर्मियों में ये लोग उच्च चरागाहों में चले जाते हैं और सर्दियों में ये लोग निचली घाटियों में प्रवास कर जाते हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर, बकरवाल और हिमालय प्रदेश के गद्दी समुदाय ये उन समुदायों में से आते हैं जो कि ऋतु प्रवास करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला, इन लोगों के साथ पशुधन का मौसमी आवागमन जो है इसको ऋतु प्रवास कहते हैं। 5वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में देश या क्षेत्र है। बद्दू जनजाति, तो बद्दू जो है ये अरब की एक जनजाति है। अगली जनजाति है आपकी एनु जनजाति। एनु जो है जापान की एक जनजाति है। अगली है पिग्मी जनजाति। देखिए पिग्मी छोटे लोगों का एक समूह है, छोटे लोगों की एक जनजाति है और ये कांगो की जनजाति है। अगली है आपकी मसाई जनजाति। तो मसाई जो है ये केन्या की एक जनजाति है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है 5वें का ए वाला। 6वां प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जलडमरू मध्य है और सूची 2 में उनकी अवस्थिति है, यानी कहां कहां पर कौन कौन से जलडमरू मध्य हैं। आप लोग जानते होंगे जलडमरू क्या करता है, 2 सागरों को जोड़ता है। यूकाटन, देखिए यूकाटन मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। यानी यूकाटन जो है ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। अगला है आपका ओरंटो। ओरंटो इटली और अल्बानिया के बीच में स्थित है। यानी ओरंटो जो है ये इटली और अल्बानिया के बीच में स्थित है। अगला है आपका मलक्का। मलक्का के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। मलक्का जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में स्थित है। अगला है आपका टोरेस। टोरेस जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर है 6वें का बी वाला। 7वां प्रश्न है आपका, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण का नाम दिया गया है। कथन ए, जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी स्थानों पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। कारण, भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह के सभी स्थानों की भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहां पर भूकंप के दौरान भूकंपी तरंगें यानी कि पी और एस तरंगें जो होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को शैडो जोन कहा जाता है। शैडो जोन का मतलब है छाया क्षेत्र, जहां पर भूकंपी तरंगें जो होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो शैडो जोन के निर्मित होने के 2 कारण होते हैं। इसका पहला कारण तो है कि पृथ्वी की जो 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो इन तीनों ही परतों का प्रत्येक का घनत्व जो होता है परिवर्तनशील होता है। पहला कारण तो ये होता है। दूसरा यहां पर कारण है कि जो आपका मेंटल है, यानी कि जो क्रस्ट के बाद मेंटल आ जाता है, तो मेंटल की तरल अवस्थिति है, इसकी वजह से भी शैडो जोन निर्मित होते हैं। आदर्श रूप से भूकंपी तरंगों को एक सीधी रेखा में चलना चाहिए, लेकिन परत की अलग अलग घनत्व की वजह से, यानी पृथ्वी की जो अंदर की परतें हैं इनका अलग अलग घनत्व है, अलग अलग घनत्व होने की वजह से परिणाम स्वरूप ये घुमावदार रूप में चलती हैं, यानी वक्राकार पथ पर चलती हैं। तो यहां पर आपका कथन तो गलत है लेकिन कारण सही है। यानी भूकंपी तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं। तो यहां पर आंसर होगा 7वें का डी। ए असत्य है किंतु आर सत्य है।
8वां प्रश्न है आपका, डैम्पियर हॉजेस रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह रेखा वर्ष 1928 में ब्रिटिशों द्वारा खींची गई थी। यह रेखा भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती है। देखिए, डैम्पियर हॉजेस रेखा जो है ये 1928 में नहीं बल्कि 1828 के विनियमन 3 के प्रवर्तन के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक रेखा है और इसे लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर हॉजेस और कमिश्नर विलियम डैम्पियर द्वारा निर्धारित किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन तो गलत हो जाएगा। देखिए, सेकंड वाला कथन भी यहां पर सही नहीं है। ये जो आपकी डैम्पियर हॉजेस रेखा है यह सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को चिन्हित करता है, जिसमें सुंदरबन का वनीकृत और सघन रूप से अधिवासित भाग शामिल है और यह पश्चिम बंगाल के 24 परगना दक्षिणी और उत्तरी जिलों से होकर ये गुजरती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। यहां पर आंसर होगा 8वें का डी वाला, ना तो 1 सही है और ना ही 2। ये डैम्पियर हॉजेस रेखा जो है ये सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को निर्धारित करती है, चिन्हित करती है। तो आप में से कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डैम्पियर हॉजेस जो रेखा है वो सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को चिन्हित करती है। 9वां प्रश्न है आपका, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। यह महान हिमालय में अवस्थित है। इसका नाम दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। इंदिरा कॉल के उत्तर में स्थित भूमि ट्रांस कराकोरम भूभाग का हिस्सा है जो चीन के नियंत्रण में है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज इस प्रश्न के माध्यम से आपके मन में जो कई सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं वो सब दूर हो जाएंगी। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। देखिए, यह कराकोरम रेंज में सियाचिन मुजतब में 5764 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, जो महान हिमालय के उत्तर में स्थित ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यानी महान हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि ट्रांस हिमालय या फिर जिसको पार हिमालय कहा जाता है, तो पार का हिस्सा है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए, कई लोगों को यह भी लगता है कि इसका नाम जो है दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आपका सेकंड वाला ये गलत हो जाएगा। इसे वर्ष 1912 में बल्क वर्कमैन के द्वारा देवी लक्ष्मी के, यानी गॉडेस जो लक्ष्मी है, धन की देवी लक्ष्मी है, उनके कई नामों में से एक नाम इंदिरा भी है उनका, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। तो नाम किसने रखा है? बल्क वर्कमैन ने 1912 में। किसके नाम पर? देवी लक्ष्मी के कई नाम हैं, उन नामों को लेकर एक नाम उनका है इंदिरा, तो उसी के आधार पर यह नाम यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत हो जाएगा। इंदिरा कॉल का उत्तरी भाग ट्रांस कराकोरम भूखंड का हिस्सा है, इसे पाकिस्तान के साथ वर्ष 1963 के सीमा समझौते के बाद चीन के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन इस पर भारत द्वारा भी दावा किया जा रहा है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल तीसरा वाला कथन सही है, तो आंसर है आपका 9वें का सी, केवल थर्ड। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, सह्याद्री। हिमालय के भीतर बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय विविधताएं व्याप्त हैं। इसकी संरचना, सीमाओं और अन्य भूआकृति संबंधी विशेषताओं के आधार पर हिमालय को उप विभागों में विभाजित किया गया है, जैसे महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री। ठीक है, तो हिमाद्री है। इसके अलावा मध्य हिमालय या फिर हिमाचल है। बाह्य हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। सह्याद्री जो है ये पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है, तो सह्याद्री इसके विभाजनों का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10वें का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप में से कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये दुविधा है कि पीसीएस एग्जाम में यूपीएससी पैटर्न पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि यूपीएससी में जिस तरह के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याख्यात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो ये अपने मन में से भ्रांति निकाल दीजिए कि पीसीएस में अब यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप कोई भी पीसीएस का पेपर उठाकर देखें, हर पीसीएस के पेपर में लगभग 20 से लेकर 25% क्वेश्चन जो है अब
यूपीएससी पैटर्न पर आने लगे हैं। उसका रीजन ये है कि दिनों दिन छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है और उस संख्या को कम करने के लिए पीसीएस वालों को ये करना पड़ रहा है। पीसीएस वालों को यूपीएससी पैटर्न पर भी क्वेश्चन रखने पड़ रहे हैं। अभी हाल में ही जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है उसको आप उठाकर देख लीजिए, तो वहां पर भी आप देखेंगे वहां पर 150 में से लगभग 20 से 25% क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पैटर्न पर हैं। तो आप अपने मन में से ये डाउट निकाल दीजिए, भ्रांति निकाल दीजिए कि केवल और केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्याख्यात्मक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है, किसी भी हाल में आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।